आपका स्वागत है द सुपर वॉरियर में। एपिसोड 256। जय लोकेश के साथ हेवनली कोर्ट के लिए निकल गया था। कुछ ही समय में वे दोनों एक गली में पहुंच जाते हैं जहां पर आगे बहुत ही भीड़ जमा थी, जिसे देखकर लोकेश थोड़ा सा चिढ़ जाता है, लेकिन जय की उपस्थिति में वह अपने भावों पर काबू रखता है। वहीं जय जिस दुकान के सामने भीड़ लगी थी उसका नाम पढ़ता है और पूछता है, क्या यही हमारा हेवनली कोर्ट है? लेकिन ये इतनी भीड़ क्यों है यहाँ पर? जय का सवाल सुनकर लोकेश कहता है, मैंने 8 दिन पहले इस जगह के वास्तुशास्त्र की उन्नत अवस्था को देखकर यहाँ पर ये दुकान खरीदी थी, लेकिन उसके कुछ दिन बाद ही एक बड़ी कंपनी ने इस जगह पर अपना हक जताना शुरू कर दिया और वे कहने लगे कि ये जगह उनके फॉरवे बिजनेस की जगह और वे इसे खरीदना चाहते थे। उनके पीछे एक रैंक 4 के एल्केमिस्ट का हाथ है और मैं अपनी ताकत इतनी जल्दी सामने नहीं लाना चाहता था, इसलिए मैंने इस प्रॉपर्टी के मालिक से थोड़ी कीमत बढ़ाकर बात तय की, लेकिन उसने हमें जगह बेचने के बाद भी एक फर्जी दस्तावेज उन्हें दे दिया है जिसकी मदद से हम पर दबाव बना रहे हैं। जय ये सब सुनता है और सोच में पड़ जाता है। अगर वैसा कोई मामला होता तो जय भी शांति से सुलझाता है, लेकिन इस मामले में जय को साफ दिख रहा था कि उनके खिलाफ साफ दबाव बनाया जा रहा है। वह कहता है, क्या तुम्हें उस एल्केमिस्ट का नाम पता है? वह राकेश नाम का एक रैंक 4 का एल्केमिस्ट है जिसके यहाँ पर बहुत से कनेक्शन हैं और वह एल्केमिस्ट एसोसिएशन का एक सदस्य भी है। लोकेश जय को आगे की बात बताता है। ये देखकर जय के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। वह कहता है, चलो तो इस मामले को हमेशा के लिए निपटाया जाए। वह ये कहता है और एक मुस्कान के साथ आगे बढ़ जाता है। जय की मुस्कान को देखकर लोकेश को भी कुछ अलग महसूस होता है, लेकिन वह पूछता नहीं है क्योंकि यहाँ पर हेवनली कोर्ट के लोग आ चुके हैं, तो वह अब अपनी जिम्मेदारी को थोड़ा कम महसूस कर सकता था। जय उस भीड़ में जगह बनाते हुए आगे बढ़ता है। वह देखता है कि दुकान के सामने कुछ 4 लड़के और एक लड़की सारी भीड़ को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। जय और लोकेश अभी सामने नहीं आते, वे पूरे मामले को देखना चाहते थे। वहीं दुकान के सामने एक व्यक्ति जमीन पर लेटा हुआ था और उसका पूरा शरीर लाल पड़ गया था। वहीं 2 व्यक्ति, एक महिला पास में रो रहे थे। उन दोनों व्यक्तियों में से एक बार बार उनकी दुकान को कोस रहा था। कुछ देर की जांच के बाद उन्हें पता चल जाता है कि यह मामला उस प्रॉपर्टी का नहीं है, बल्कि उन्हें गलत तरह के मेथड बेचे जाने के लिए कोसा जा रहा है। जय ये देखकर उस आदमी का जायजा लेता है और पाता है कि उस आदमी को किसी मेथड की वजह से कुछ नहीं हुआ था, बल्कि उसे एक तरह की पिल दी गई थी जो कि एक तात्कालिक जहर था जिसकी मदद से कोई व्यक्ति कुछ घंटों तक बीमार रहने का नाटक कर सकता है। वहीं पास में मौजूद एक बूढ़ा आदमी अपना मुंह खोलता है और कहता है, कहाँ है तुम्हारा मालिक? उसे बाहर निकालो। माना कि ये प्रॉपर्टी तुम लोगों ने पहले खरीद ली थी, लेकिन तुम लोग इस तरह कोई धोखाधड़ी नहीं कर सकते। तुम इस तरह लोगों को नकली सामान नहीं बेच सकते। ये लोगों के स्वास्थ्य के खिलाफ है। मैंने पुलिस विभाग को सूचना दे दी है, वे जल्दी ही एडमिनिस्ट्रेशन ब्यूरो के साथ यहाँ पर पहुँचते होंगे और तुम्हारी इस दुकान को सील कर देंगे। लोकेश उस आदमी को देखकर जय के कान में कुछ कहता है, यही वह व्यक्ति है, फॉरवे बिजनेस का मालिक। यही इस प्रॉपर्टी को खरीदना चाहता था, लेकिन हमारे सबूत इनसे जीत गए, इसलिए ये कुछ भी नहीं कर सकता था, इसलिए वह ये हथकंडे अपना रहा है। जय हाँ में अपना सर हिलाता है, ये दर्शाने के लिए कि वह समझ रहा है। जय अब अपनी जगह से आगे बढ़ता है और लोकेश भी उसके पीछे ही आगे बढ़ता है। जब उस बूढ़े आदमी की नज़र उन दोनों पर पड़ती है तो वह जय को बच्चा समझकर नज़रअंदाज कर देता है। वह लोकेश से कहता है, मिस्टर लोकेश, आप लोगों के साथ इस तरह की खिलवाड़ कैसे कर सकते हैं? अगर आपको अपनी दुकान चलानी है तो हमारी तरह ईमानदारी को अपनाना सीखिए। ज़्यादा पैसे होने से कुछ नहीं होता। वह पहले से ही लोकेश से गुस्सा था। वह लोकेश को देखते ही शुरू हो जाता है। वहीं लोकेश उसे पूरी तरह नज़रअंदाज कर जय के पीछे पीछे आगे बढ़ता है। वहीं जब दुकान में मौजूद 18 युवक जो कि लोकेश ने चुने थे, जब लोकेश को देखते हैं तो वे उसे ग्रीट करते हैं। ग्रीटिंग वाइस लॉर्ड। लोकेश उनकी ग्रीटिंग पर हाँ में अपना सर हिलाता है और दुकान के सामने जाकर जय की पहचान कराते हुए कहता है, मैंने जैसा कि तुम लोगों को बताया, मैं केवल वाइस लॉर्ड हूँ। ये हैं हमारे इस हेवनली कोर्ट के लॉर्ड जय सिंह। यही तुम लोगों के मास्टर भी हैं। जय को देखकर उन सभी लोगों के चेहरों पर आश्चर्य के भाव आ जाते हैं। वहीं वह बूढ़ा आदमी जो कि लोकेश के नज़रअंदाज करने की वजह से गुस्सा हो गया था, ये सुनकर दंग रह जाता है। फिर वह हंसने लगता है, एक दूध पीते बच्चे को तुम लोग अपने इस दुकान का लॉर्ड बनाकर बैठोगे तो तुम लोगों का उद्धार तो हो गया। बच्चे, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम इस दुकान को भूल जाओ और अपने उन पैसों से जाकर दूध पियो। जय भी उसे पूरी तरह नज़रअंदाज करता है। वहीं वे सभी युवक अपने सदमे से बाहर आते हैं और जय को ग्रीट करते हैं, ग्रीटिंग मास्टर। जय हाँ में अपना सर हिलाता है। वह सभी लोगों को अपनी आइज ऑफ एम्परर की मदद से देखता है तो वह पाता है कि उनमें इतनी कोई खास प्रतिभा नहीं है। वह अपना सर खुजाता है, लगता है उसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। यह उसकी सोच थी। फिलहाल वह कहता है, तुम लोगों को आगे से इस तरह पोलाइट होने और झुकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इज्जत दिखावे की चीज़ नहीं होती, बस तुम दिल में इज्जत करते हो, वही सबसे बड़ी बात है।
मैं तुम लोगों को बाद में बुलाऊंगा, अभी तुम लोग अपने काम पर वापस जाओ, यहाँ पर इन लोगों को मैं संभालता हूँ, जय कहता है। और उसकी बात सुनकर सभी लोग चैन की सांस लेते हैं। हाश उनका आखिरी सहारा बच गया। ये उनके विचार थे। लोकेश ने इन सभी को एक अनाथालय से उठाया था जहाँ पर ये लोग उस अनाथालय में बड़े हुए, लेकिन जब उस अनाथालय पर समस्या आई तो ये सभी डटकर बिना किसी मौत के डर के सामने खड़े थे। इससे लोकेश प्रभावित हो गया और उसने उस पूरे अनाथालय को गोद ले लिया और इन 20 दृढ़ निश्चय युवकों को अपनी छाया के अंदर ले लिया। खैर, जय अब गुस्से से लाल हो चुके जय की तरफ मुड़ता है और कहता है, क्या मैं जान सकता हूँ कि मेरी इस नई दुकान ने आप लोगों के साथ क्या कर दिया है? ये सुनकर गुस्से से लाल हो चुका वह बूढ़ा आदमी राकेश थोड़ी शैतानी मुस्कान के साथ हंसता है और कहता है, तुम अपनी दुकान में इतने खतरनाक मेथड बेच रहे हो जो कि इन लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। देखो इस व्यक्ति की हालत, ये तुम्हारी दुकान से खरीदे गए ब्रीथिंग मेथड की वजह से हुई है। ये सुनकर जय लोकेश की ओर मुड़ता है और कहता है, क्या इस आदमी ने कोई मेथड खरीदा था और हाँ तो कौन सा? लोकेश ये सवाल सुनकर एक युवक को इशारा करता है और वह सारी जानकारी लेकर जय को दे देता है। जय उस जानकारी को पढ़ता है और कहता है, तो तुमने सन्स एनहेंसिंग ब्रीथिंग मेथड को खरीदा था, लेकिन इस आदमी के शरीर पर मौजूद ये लक्षण तो किसी जहर के लग रहे हैं, ये मेथड के लग ही नहीं रहे। ये सुनकर वह बूढ़ा आदमी थोड़ा हैरान होता है, लेकिन फिर अपनी बात पर अड़े रहते हुए कहता है, तुम कुछ भी नहीं बक सकते बच्चे, ये तुम्हारी उस ब्रीथिंग मेथड के वजह से हुआ है, न कि किसी पिल की वजह से। लेकिन मैंने तो पिल कहा ही नहीं, मैंने तो जहर कहा है। कहीं ऐसा तो नहीं इसमें आपका भी हाथ हो महानुभाव? जय एक तिरछी मुस्कान के साथ कहता है। जब वह बूढ़ा आदमी यह सुनता है तो वह अचानक से अपने शब्दों पर पछताता है। वह तुरंत कहता है, हाँ वही, मैं एक एल्केमिस्ट हूँ तो इसलिए मेरे मुंह से पिल निकल गया था। वह अपनी बात खत्म करता ही है कि वहाँ पर कुछ कदमों की आवाज़ आती है और सभी का ध्यान उस तरफ जाता है। वे सभी पाते हैं वहाँ से कुछ पुलिस अफसर और एडमिनिस्ट्रेट ऑफिस के सदस्य आ रहे हैं। जय उन लोगों को देखता है और उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। वह उन लोगों में से एक को जानता था जो कि एक प्यारी सी लड़की थी। तो आपके लिए सवाल, ये लड़की कौन है? तो आगे क्या होगा जाने के लिए सुनते रहेगा द सुपर वॉरियर ओनली ऑन लिसनर यूट्यूब चैनल पर। आपका स्वागत है द सुपर वॉरियर में एपिसोड 257। जब वह बूढ़ा आदमी और जय आपस में बात कर ही रहे थे उस वक्त वहां पर पुलिस वालों और एडमिनिस्ट्रेट ऑफिस के लोगों की पहुंच होती है। वे सभी कुल मिलाकर संख्या में 8 थे, जिनमें से 2 पुलिस ऑफिसर थे और 6 एडमिनिस्ट्रेट ऑफिस के सदस्य थे। जय उन लोगों को देखता है और उसकी नज़र एक लड़की पर ठहर जाती है। वह उस लड़की को जानता था। वह फिर उस तरफ से ध्यान हटाता है और राकेश की तरफ देखता है, जिसने अभी अपनी जुबान फिसल जाने के कारण पिल का जिक्र कर दिया था। क्या आप सच कह रहे हैं मिस्टर राकेश? जय उसकी आंखों में जोर देते हुए कहता है। फिर वह कहता है, खैर छोड़ो, अभी साबित हुए जाता है। वह कहते हुए उस आदमी जो कि वहां पर जय की दुकान पर आरोप लगाने के लिए आया था कि नब्ज को पकड़ता है और फिर जांच करने का नाटक करता है। वह कहता है, जिसने भी इस व्यक्ति को ये जहर दिया है वह इसे अपने रास्ते से हटाना चाहता है। इसके पास बस 3 घंटे है, उसके बाद यह आदमी मर जाएगा। वहीं इसी वक्त वे दोनों पुलिस वाले और एडमिनिस्ट्रेट ऑफिस के लोग यहाँ पर पहुँच जाते हैं। वे दोनों पुलिस वाले जय की बात को सुन लेते हैं और आगे बढ़ते हैं और उस मरीज की जांच करते हैं। पुलिस वालों को हल्का बहुत इलाज करने का तरीका बताया जाता है, कम से कम इतना तो बताया जाता है कि वे मरते हुए आदमी की पहचान कर सके। वहीं जब वे झुकते हैं तब उस महिला ऑफिसर की नज़र जय पर जाती है। वह कोई और नहीं, ऑफिसर सान्विका थी। जय उस आदमी के बारे में जो कहता है ये सुनने के बाद वह नीचे पड़ा आदमी उन दोनों अफसरों के पास आने से पहले ही उछलकर खड़ा हो जाता है। वह चिल्लाते हुए कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन राकेश जी, आपने तो कहा था कि यह बस एक नाटक करने वाली पिल है, मुझे कुछ नहीं होगा, क्या आप मुझे मारना चाहते हैं? इस दुनिया में मौत से हर किसी को डर लगता है, खासकर उस पल में जब वे बच सकते हैं लेकिन इलाज न मिलने पर वे मर जाएंगे। वह आदमी भी अपवाद नहीं था। वह तुरंत राकेश से लगभग रोते हुए कहता है। वहीं राकेश का चेहरा इस वक्त उस आदमी की बेवकूफ़ी से लाल हो गया था। उसका बस चलता तो वह उसे अभी मार देता। वह कहता है, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें मुझे फंसाने के लिए जरूर इसने कहा होगा। बताओ, मैं तो तुम्हारी यहाँ पर मदद करने के लिए आया था लेकिन तुम मुझे ही फंसा रहे हो। राकेश बिना पलक झपकाए कहता है। वहीं वे दोनों पुलिस अफसर जो कि इस मुद्दे से पहले से ही अवगत थे भी हैरानी से राकेश की तरफ देखते हैं। उसकी प्रतिष्ठा एक एल्केमिस्ट के रूप में है, लेकिन ये उन लोगों को उसके बारे में क्या पता चला? वहीं वह महिला अफसर जय को देखती है और फिर राकेश को देखती है। वह कुछ सोचते हुए जय की तरफ देखती और पूछती है, तुम क्या इस व्यक्ति को बचा सकते हो? ये सुनकर जय भी समझ जाता है कि वह महिला अफसर क्या करना चाहती है। वह तुरंत नाटक का हिस्सा बनते हुए कहता है, हाँ मैं उसे बचा तो सकता हूँ, किंतु वह मेरी दुकान पर झूठा आरोप लगाने के लिए आया है तो मैं उसे क्यों ही बचाऊँ?
ये सुनकर वह लाल आदमी थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन फिर उसे अपनी जान बचाना ही सबसे उचित लगता है। वह राकेश नाम का एल्केमिस्ट भी यह समझ जाता है, इसलिए वह तुरंत कुछ होने से पहले कहता है, तुम कोई एल्केमिस्ट नहीं हो, तुम्हें कैसे पता ये क्या है क्या नहीं। ये सुनकर वह आदमी भी रुक जाता है। वहीं सान्विका भी थोड़ा सोचती है और उसे भी यह बिंदु नज़रअंदाज होता हुआ नजर आता है। वह मन ही मन अपना माथा पीटती है। वह जय की तरफ देखती है। उस इतना तो समझ आ गया था कि जय का इस सब में कोई दोष नहीं, लेकिन फिर भी बिना किसी ताकतवर सबूत के वह इस राकेश नाम के एल्केमिस्ट पर हाथ नहीं डाल सकती, क्योंकि वह एल्केमिस्ट एसोसिएशन का एक सदस्य है। लेकिन इस वक्त आलोक अपनी स्टोरेज रिंग से एक टोकन निकालता है जिस पर कुछ लिखा हुआ था, जिसे देखकर राकेश और सान्विका के साथ वहां पर मौजूद सभी हैरान रह जाते हैं। जय के हाथ में एक रैंक 4 के एल्केमिस्ट का टोकन था जो कि उसकी प्रतिभा को दिखा रहा था। वहीं राकेश का मुंह उस टोकन को देखकर पीला पड़ जाता है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। वह कहता है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कैसे हो सकता है, तुम एक रैंक 4 के एल्केमिस्ट कैसे हो सकते हो, ये सब झूठ है, ये टोकन झूठ है, तुम कोई ठग हो। जय ये सुनता है तो कहता है, ओ ऐसी बात है तो सान्विका जी इस बात की पहचान कर सकती है, उन्हें तो जानकारी होगी ही असली और नकली टोकन की पहचान की। ये कहते हुए वह उस टोकन को शान्विका की तरफ बढ़ा देता है। शान्विका उस टोकन को लेती है और उसकी जांच करती है। सच में वह टोकन असली थी और उसकी पहचान जय से ही मिलान कर रही थी। ये देखकर वह हैरान हो जाती है। उसने नहीं सोचा था कि उसके सामने खड़ा ये लड़का सच में एक रैंक 4 का एल्केमिस्ट निकलेगा। उसकी उम्र शान्विका से भी कम थी। वह कांपते हुए हाथ से वह टोकन वापस करती है और कहती है, ये टोकन असली है, तुम वाकई एक रैंक 4 के एल्केमिस्ट हो, सच में तुम्हारे जितने टैलेंटेड लड़के का यहाँ पर क्या काम है। लेकिन वह फिर वापस मुद्दे पर आती है और उस आदमी को देखती है। उस आदमी ने फैसला ले लिया था। वह तुरंत जय के सामने घुटनों पर बैठ जाता है और कहता है, सर मुझे बचा लीजिए, इस आदमी ने मुझे कुछ सोने के सिक्के देने के लिए कहा था, बदले में बस मुझे एक पिल लेकर एक नाटक करना था, लेकिन मुझे क्या पता था कि उसने मुझे जहर दिया है। और हाँ, इस व्यक्ति ने बहुत से काले कारनाम किए हैं जिनमें उसने मेरी मदद ली है, सारे सबूत मेरे घर पर हैं, मुझे शुरुआत से इस आदमी पर भरोसा नहीं था। जय ये सुनकर दंग रह जाता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह आदमी इतना चालाक साबित होगा। वह बस शान्विका की तरफ इशारा करता है और आगे का सारा काम शान्विका कर देती है। दोनों को जब पता चलता है कि उन दोनों के साथ खेल हुआ है, वे दोनों बहुत ही शर्मिंदा हो जाते हैं। लेकिन राकेश इस वक्त बहुत ही शर्मनाक स्थिति में था। उसका न सिर्फ ये कांड पता चला है, बल्कि उसके पिछले कामों की भी पोल खुल गई और उसकी एक एल्केमिस्ट होने की इज्जत भी धूल में मिल गई थी। लेकिन अब वह कर भी क्या सकता था। वहीं लोकेश अपने मास्टर की स्मार्टनेस को देखकर दंग रह जाता है। उसे जय की प्रतिभा के बारे में तो पता ही था, लेकिन जय इतना चालाक भी होगा और शांति से काम लेगा, इसके बारे में उसे नहीं पता था। जय ये सब करने के बाद पीछे हट जाता है और शान्विका सारा मामला संभालती है और सब कुछ खत्म होने के बाद वह उस पुलिस वाले और एडमिनिस्ट्रेट ऑफिस के लोगों को वापस भेज देती है। वह इस वक्त जय के पास आती है और कहती है, तो मिस्टर जय, हमारी मुलाकात हो ही गई। वैसे मैंने उम्मीद नहीं की थी कि आप इस जैसी एक दुकान के मालिक होंगे जो कि इतने बड़े एल्केमिस्ट के मन में लालच का बीज बो देगी। जय ये सुनकर अपनी नाक खुजाता है और कहता है, नहीं, ये तो बस मेरी आजीविका का स्रोत है। वे दोनों कुछ देर तक बात करते हैं और फिर शान्विका वापस चली जाती है। वहीं जय अब वापस से दुकान में आता है। जय को सारा मामला सुलझाते हुए उन युवकों ने देख लिया था। जय उन सभी को बुलाता है। वह अब कहना शुरू करता है, मुझे मिस्टर लोकेश ने बताया था कि आप लोगों एक साधारण बैकग्राउंड से आते हो और अभी तक समाज के निचले तबके में रह रहे थे। जय इस बात को सब लोगों के जहन में बैठने तक रुकता है और फिर कहता है, मैं तुम लोगों को एक मौका दे सकता हूँ इस चीज़ को बदलने का, लेकिन उसके लिए बस एक शर्त है। तुम्हें हमेशा इस हेवनली कोर्ट के लिए और हमारे लिए वफादार रहना होगा। मैं आपको वादा करता हूँ कि कभी भी तुम लोगों को तुम्हारे सिद्धांतों के खिलाफ काम करने के लिए नहीं कहा जाएगा। जय कुछ देर के लिए रुकता है और उन लोगों के अंदर तक अपने शब्दों के पहुंचने का इंतजार करता है। वह कहता है, जिस पल से तुम लोगों ने इस हेवनली कोर्ट को चुना है, उस वक्त से तुम लोग एक अलग राह पर चल पड़े हो, जो है इस दुनिया में किसी के आगे न झुकने का रास्ता। ये हेवनली कोर्ट का सबसे पहला नियम है। ये किसी से उलझेगा नहीं और अपने सिद्धांतों पर चलेगा, लेकिन अगर कोई इस हेवनली कोर्ट के खिलाफ आएगा तो ये झुकेगा नहीं। मजबूरी में हमें पीछे हटना पड़ सकता है, लेकिन वह अपनी गति बढ़ाकर वापस आने के लिए। इस बात को आप लोग अपने जहन और दिल में बैठा लें। हम एक परिवार हैं और ये हेवनली कोर्ट इस परिवार का नाम है। जय की बात से उन लोगों के भीतर एक परिवार वाले भाव जागने लगे थे। वे बचपन से अनाथ थे, तो एक परिवार होने के भाव ही उनके अंदर उत्साह भेज रहे थे। इस वक्त जय कहता है, मैं तुम लोगों के लिए एक ट्रेनिंग की योजना बनाने जा रहा हूं, लेकिन उसके लिए आप लोगों को मेरे स्पिरिचुअल प्रेशर में 5 मिनट तक बिना झुके रहना होगा। अगर नहीं तो ये परिवार आप लोगों छोड़ेगा नहीं, लेकिन आप योद्धा बनने और अपनी जिंदगी में बदलाव लाने की
जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका दृढ़ निश्चय उतना ताकतवर नहीं है। ये आप पर है कि आप क्या चाहते हैं। मैं बस इतना कहूँगा कि भले ही आप योद्धा हो या ना हो, ये परिवार आपको बराबर इज्जत देगा और नहीं छोड़ेगा। मैं निजी रूप से चाहता हूँ कि आप सभी इस टेस्ट को पार करें। वे सभी जय की बातों को सुनकर थोड़ा भावुक हो जाते हैं। उन्हें एक परिवार की कीमत अच्छी तरह पता थी। लोकेश के साथ उल्टा था, वह जय की बातों से हैरान था। भला एक मास्टर या फिर ग्रांड मास्टर लेवल का योद्धा क्या ही दबाव बना सकता है। लेकिन जय जैसे ही अपना स्पिरिचुअल प्रेशर रिलीज करता है, वह बुरी तरह हैरान हो जाता है। वह भी उस दबाव में लगभग थोड़ा झुक गया था। वह महसूस करता है कि यह प्रेशर किसी के शरीर या फिर आसपास नहीं लगता है। ये प्रेशर 9 दिन पहले प्रकट हुए प्रेशर की तरह आत्मा पर लगता है। जिसकी आत्मा मजबूत होगी वही इसका सामना कर सकता है। आत्मा ही एक व्यक्ति के दृढ़ विश्वास को दर्शाती है। वह जय के कारनामों से इतनी बार हैरान हो गया था कि वह अब इसकी आदत पाल चुका था। वहीं जय अपना स्पिरिचुअल प्रेशर रिलीज करने के बाद हर एक पल उसे बढ़ाता है। उसे पता था कि उसके पूरे स्पिरिचुअल प्रेशर को ये लोग नहीं सह सकते, इसलिए उसने केवल 20% ही रिलीज किया था। वे सभी उस प्रेशर में बहुत ही दबाव महसूस करते हैं। उनमें से 2 लड़कियां ये दबाव महसूस तो करती हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं। वे दोनों जुड़वा थी और लगभग एक जैसे कपड़े पहने हुई थी। जय की नज़र अब उन दोनों पर जाती है तो वह पाता है कि वे दोनों ही लड़कियां हैं इस पूरे समूह में। वह अपनी आइज ऑफ एम्परर से उन दोनों को देखता है और पाता है कि उनका शरीर एल्केमी को सीखने के लिए बहुत ही सही है। वह कहता है, तुम दोनों एक तरफ हो जाओ। उन लड़कियों को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन वह जय की बात नहीं टाल सकती थी। वे दोनों एक तरफ हो जाती है। करीब 5 मिनट के बाद वहाँ पर वे सभी अभी भी हार नहीं मान रहे थे। ये देखकर जय संतुष्टि में अपना सर हिलाता है। वह कहता है, तुम सब योद्धा बनने के लिए लायक हो। वह फिर सभी को एक एक बोतल देता है जिसमें 3 पिल रखी हुई थी। वह कहता है, तुम सभी को इन 3 पिल्स का सेवन करना है लगातार 3 दिन। उसके बाद मैं आगे की योजना मिस्टर लोकेश को बता दूंगा, वो तुम्हारी ट्रेनिंग पर ध्यान देंगे। और इसके बाद वह उन सभी को भेज देता है। वह फिर उन दोनों लड़कियों को बुलाता है। वे दोनों जय के सामने आकर उसे ग्रीट करती है। उनके मन बहुत से गलत ख्याल चल रहे थे। वे दोनों सुंदर थी, ऐसी बात नहीं है कि वे साधारण दिखती थी। दिखने में वे शान्विका जितनी ही सुंदर बैठेगी, जिस वजह से उनके मन में बहुत ही गलत ख्याल आ रहे थे। जय उन दोनों की बेचैनी को पढ़ लेता है। वह ये देखकर थोड़ा मुस्कुराता है और कहता है, तुम दोनों क्या ख्याली पुलाव पका रही हो। जय की बात सुनकर वे दोनों अपनी ख्याली दुनिया से बाहर आती हैं और बेचैन होते हुए कहती है, हम जी वो कुछ नहीं। वो ठीक है आराम से। क्या तुम जानती हो कि मैंने तुम्हें यहाँ पर क्यों बुलाया है? जय पूछता है। वे दोनों अपना सर ना में हिला देती है। जय ये देखकर कहता है, तुम दोनों योद्धा बनने के लिए नहीं हो। ये सुनकर वे दोनों लगभग रोना शुरू कर देती हैं। ये देखकर जय तुरंत उन दोनों से कहता है, अरे रुको, मैंने कहा तुम दोनों योद्धा नहीं बन सकती, लेकिन तुम दोनों एल्केमी सीख सकती हो। ये सुनकर उनका लगभग रोता हुआ चेहरा हैरानी में बदल जाता है। इसी तरह जय सभी कुछ संभाल लेता है। वह सारी योजना समझाते हुए लोकेश को उनकी ट्रेनिंग का इंचार्ज बना देता है और उन दोनों लड़कियों को एल्केमी स्वयं सिखाता है। इस तरह 13 दिन गुजर जाते हैं। आज का दिन बहुत ही खास था। इस दिन आसमान में काले बादल मंडरा रहे थे, जो कि एक बहुत ही तेज गर्जना के साथ अचानक से गरजते हैं। तो आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहेगा द सुपर वॉरियर ओनली ऑन लिसनर यूट्यूब चैनल पर। आपका स्वागत है द सुपर वॉरियर में। एपिसोड 258। जय हेवनली कोर्ट में अगले 13 दिन रुकता है और लोकेश द्वारा चुने गए योद्धाओं की ट्रेनिंग पर ध्यान देता है। वह कुछ आवश्यक पिल्स भी रिफाइन करता है और उनके लिए कुछ तकनीक भी उपलब्ध कराता है। वहीं पर वह उन 2 लड़कियों जिनका मैं पिछले अध्याय में नाम लिखना भूल गया था, कीर्ति और प्रीति, ये दोनों योद्धा बनने के लिए तो उतनी सूटेबल नहीं थी, लेकिन इन दोनों की काया एक एल्केमी एक्सपर्ट बनने के लिए काफ़ी सही थी। ऐसा नहीं है कि एल्केमी एक्सपर्ट फाइट नहीं कर सकते, लेकिन उनके पास क्लोज कॉम्बैट में ज़्यादा जीत की संभावना नहीं रहती, और अगर आग से लड़ने की बात आए तो एल्केमिस्ट सबसे आगे रहते हैं। जय उन दोनों को खुद ही एल्केमी सिखाता है और जैसा कि जय ने सोचा था, वे दोनों अपनी सामान्य से उत्तम सॉल पावर और सीखने की ललक से बहुत ही अच्छा करती है और कुछ ही दिनों में रैंक 1 के एल्केमिस्ट के पीक पर पहुंच जाती हैं। यहाँ पर आप इसे कम समझ रहे होंगे तो आपको बता दूं कि बड़ी फैमिली में बच्चों को 14 साल की उम्र से ही एल्केमी सिखाना शुरू कर दिया जाता है, तब वे 19 साल की उम्र तक रैंक 1 के एल्केमिस्ट बन पाते हैं। लेकिन यहाँ पर वे लड़कियाँ महज 15 दिनों में इस फासले को तय कर लेती हैं। जय उन्हें एक कल्टीवेशन मेथड भी देता है जो कि गॉडफादर की ट्रीजरी में से था। वह एल्केमिस्ट्स के लिए उन्नत मेथड था और चूंकि वे दोनों जुड़वा थी तो ये मेथड उन्हें पूरी तरह सूट करता था। इस मेथड का नाम था ट्विन फ्लावर कल्टीवेशन मेथड। वे दोनों पूरा दिल लगाकर मेहनत करती हैं। इन दिनों लोकेश शाह, जो कि उनका सरनेम था, कल्टीवेशन में थे। जय की पिल्स की वजह से वे किसी भी पल किंग लेवल पर ब्रेक थ्रू करने वाले थे। जय ये देखता है और कुछ सोचता है।
उसने उस गुफा से एक स्टोरेज रिंग हासिल की थी जिसमें एक रक्त की बूंद थी। जय को उस वक्त उस रक्त की बूंद से बहुत ही खतरा लगा था, क्योंकि वह किसी वाशुकीन सांप के खून की बूंद थी और यह बूंद अगर सही तरीके से इस्तेमाल की जाए तो किंग लेवल पर अवेकन की जाने वाली सॉल में ड्रैगन पावर भी डाल सकती है। जय की मार्शल सॉल पहले ही अवेकन हो चुकी है और जय ने अभी तक जितना जाना है तो एक सच्चा ड्रैगन भी उसकी मार्शल सॉल के आगे कुछ नहीं है। यहाँ पर वाशुकीन तो केवल ड्रैगन की 7वीं पीढ़ी का मुखिया है। वह उस खून की बूंद से लोकेश की मेंटल एनर्जी का इस्तेमाल कर एक पिल को रिफाइन करता है। इस पिल को वह लोकेश को अपने ब्रेक थ्रू के समय सेवन के लिए दे देता है। आज उसके कल्टीवेशन में जाए 13 दिन हो गए हैं और अगले 2 दिनों वह कंपटीशन होने वाला है। जय उसके ब्रेक थ्रू का इंतजार कर रहा था। अगर नहीं भी होता है तो जय के लिए ज़्यादा परेशानी की बात नहीं थी, बस वह चाहता था कि लोकेश की कंपनी से वह इस दुनिया के बारे में ज़्यादा जान पाएगा। जय जब अपनी सोच में डूबा ही था तभी वह कुछ महसूस करता है और उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। वह आसमान की तरफ देखता है और कहता है, तुमने मुझे निराश नहीं किया। वहीं इस वक्त सारा आसमान गहरे काले बादलों से घिर गया था, मानो कोई तबाही आने वाली हो। यह बादल हेवनली कोर्ट के ऊपर अत्यंत सघन थे। तभी एक बहुत ही जोरदार गर्जना होती है जो कि पूरी सिटी को हिलाकर रख देती है। ये गर्जना मानो खुद स्वर्ग के गुस्से से पैदा हुई हो, इतनी गर्जन वाली थी। वहीं आसमान में उन घने काले बादलों से बीच दिन में अंधकार सा छा जाता है और रात महसूस होने लगती है। सिटी में मौजूद लोग यह नज़ारा देखकर घबराने लगते हैं। उनकी समझ नहीं आ रहा था अचानक से ये क्या हो गया। कहीं सूर्यग्रह सिटी आज तबाह तो नहीं होने जा रही। इस बेचैनी और घबराहट के माहौल को शांत करने के लिए इस वक्त आसमान में एक चमकीली परछाई आती है जो कि अपनी चमक की वजह से सभी को नजर आ रही थी। वह एक तकनीक की मदद से सभी को शांत करते हुए कहती है, आप सभी को घबराने की जरूरत नहीं है, ये कोई आपदा नहीं बल्कि हमारी सिटी से कोई ब्रेक थ्रू कर रहा है। जय भी उस आवाज़ को सुनकर हैरान रह जाता है। उसे नहीं पता था कि सूर्यगढ़ में एक किंग लेवल का एक्सपर्ट मौजूद है, वो भी यहाँ के सिटी लॉर्ड की फैमिली से। लेकिन फिर वह समझ जाता है कि इस तरह के योद्धा या तो उनके एंसेस्टर होते हैं या फिर फैमिली प्रोटेक्टर। वह ये सोचते हुए अपना ध्यान उस तरफ से हटा लेता है। वह इतना कहती है और वापस से गायब हो जाती है, लेकिन उसके इतना कहने से जो घबराहट का माहौल पैदा हुआ था वह हैरानी में बदल जाता है। सभी आपस में बातें करने लगते हैं कि वह कौन जो कि इस तरह इतना खतरनाक ब्रेक थ्रू कर रहा है। वे आसमान में बादलों को देखते हैं और उनके सघनता की तरफ नज़र घुमाते हैं तो एक दिशा में नज़र डालते हैं। कुछ लोग जिन्हें इस चीज़ की जानकारी थी वे कहते हैं, अरे उस तरफ तो अभी हेवनली कोर्ट नामक एक नई कंपनी की स्थापना हुई है, कहीं ये उन्हीं में तो कोई नहीं। लेकिन किंग लेवल, वह इस तरह कंपनी क्यों खोलेगा या इसमें काम करेगा? किंग लेवल का एक्सपर्ट रॉयल फैमिली में भी सम्मान पाता है, कहीं उनमें से कोई इस आने वाले कंपटीशन में हिस्से के लिए तो ब्रेक थ्रू नहीं कर रहा, लेकिन इस माहौल को देखकर लग रहा है कि वह बहुत ही ताकतवर है। आपस में इस तरह की बातें होने लगती हैं। वहीं इस वक्त 7 स्प्रिंग होटल नाम के होटल की 8वीं मंजिल पर एक व्यक्ति बैठा हुआ था। वह किसी साधारण पुरुष की तरह लग रहा था जो कि पूरी तरह से एक आम व्यक्ति है और कल्टीवेशन से उसका कोई भी वास्ता नहीं है। लेकिन वही एम्परर ब्लू रिंग था जो कि अकेले तीनों साम्राज्यों के सामने खड़े होने की ताकत रखता है। वह कहता है, लगता है कोई टक्कर का योद्धा तैयार हो रहा है। वहीं इस वक्त आसमान में एक बहुत जोरदार बिजली चमकती है जो कि एक बार को पूरी सिटी को अपनी रोशनी में भर लेती है। ये बिजली गुलाबी रंग थी जिनमें हल्का सा सुनहरा रंग भी था। जय भी यह महसूस कर लेता है। वह कहता है, लोकेश का टैलेंट एक इनेट एम्परर लेवल पर पहुंच गया है और उसकी मार्शल सॉल भी अब किसी एम्परर से ज़्यादा ताकतवर बन गई है। मैं उम्मीद करता हूं कि वह इस हेवनली कोर्ट की मेरी मंजिल में बहुत ही घनिष्ठ साथी साबित हो। वह ये कहता है और अपना हाथ हिलाता है, जिससे कुछ एनर्जी स्पिरिट स्टोन जाकर एक जगह पर लग जाते हैं। इस चीज़ के लगते ही हेवनली कोर्ट की उस पूरी बिल्डिंग जो कि 4 मंजिला थी और 100 तारांकन 100 मीटर के क्षेत्र में फैली हुई थी पर एक गुब्बारा बन जाता है। यह एक फॉर्मेशन थी जो कि इस लाइटनिंग से बिल्डिंग को नुकसान होने से बचाएगी। जय ने पिछले 13 दिनों में इस फॉर्मेशन को पूरा करने के साथ बहुत ही परिवर्तन भी किए थे। खैर इसमें वह अकेला नहीं था, मनसा ने भी उसकी मदद की थी। इस वक्त मनसा भी यह सब महसूस कर लेती है। वह बाहर आती है और कहती है, तुमने सच में उस व्यक्ति टैलेंट को बहुत ही निखार दिया है। वह अब किसी एम्परर की गिरफ्त से भी बचकर भाग सकता है। वह शुरुआत से ही टैलेंटेड था, लेकिन कल्टीवेशन में नहीं बल्कि जिंदगी की जंग में। वह बहुत ही दृढ़ निश्चयी और अटल व्यक्ति था। अगर मैं उससे नहीं भी मिलता तो भी वह एक दिन इतना ताकतवर बन जाता है, बस मैंने तो उसे अपने साथ मिलाया है। जय आसमान की तरफ देखते हुए कहता है। वहीं मनसा भी उसकी बात को सुनती है और आसमान की तरफ ही देखती है। वह फिर तुरंत वापस से उस अंगूठी में चली जाती है। उसके जाने के बाद उस कमरे में प्रीति और कीर्ति दोनों बहनें आती है और उनके पीछे घबराए हुए से वे युवक भी आते हैं।
जय उनकी घबराहट को पढ़ लेता है और कहता है, घबराने की जरूरत नहीं है, वाइस डीन किंग लेवल पर ब्रेक थ्रू कर रहे हैं। जब वे ये सुनते हैं तो वे राहत की सांस लेते हैं। 13 दिनों के अभ्यास के बाद उनमें से सभी मास्टर लेवल पर पहुंच गए थे और 2 व्यक्ति ग्रांड मास्टर लेवल पर कदम रख चुके थे। लेकिन कल्टीवेशन की जर्नी जितनी आगे बढ़ती है उतनी ही धीमी पड़ती है। शुक्र है कि उनके साथ उनके लॉर्ड जय और उनकी दी गई औषधियां हैं जो कि उन्हें कम समय में वह हासिल करने में मदद करेगी, लेकिन जय उन्हें इस तरह के योद्धा नहीं बनाना चाहता था। वह उन्हें अपने से भी ज़्यादा ताकतवर योद्धाओं से लड़ने वाला योद्धा बनाना चाहता था। इसलिए वह उन सभी को रोजाना डेमनिक फॉरेस्ट में ले जाकर उन्हें ग्रेट 3 के जानवरों से लड़ाता। वहीं प्रीति और कीर्ति को भी उन जानवरों का सामना करना पड़ता ताकि वे उस तरह की तकनीक अपने आप से ही विकसित कर पाए जिससे वे खतरे के समय अपने आप को बचा सकें। जय के सामने मौजूद वे योद्धा मास्टर लेवल पर होने के बावजूद एक ग्रांड मास्टर से टक्कर लेने की ताकत रखते थे। हालांकि वे अभी तक पूरी तरह तैयार नहीं हो पाए थे, लेकिन अगले 1 साल में वे तैयार हो जाएंगे। जय को ये पूरा विश्वास के साथ पता था, क्योंकि उसने उन लोगों के दृढ़ निश्चय को देखा। बहरहाल इस वक्त आसमान की तरफ देखकर जय कुछ सोचता है और कहता है, तुम लोगों को भी इस जगह पर पहुंचना है तो प्रतिभा के साथ लक्ष्य को हासिल करने की ललक भी होनी चाहिए, और वह तुम तब हासिल कर पाओगे जब तुम्हारे पास प्रोटेक्ट करने के लिए लोग होंगे। और जितना मैं जानता हूं कि तुम्हारे पास वो हैं, तो उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हें अपनी मेहनत बंद नहीं करनी है। जय की बात सुनकर वे सभी पता नहीं क्यों लेकिन हमेशा अपनी थकावट को भूल जाते थे और उनके अंदर रहती थी तो बस मेहनत की होड़। वे सभी जय को ग्रीट करते हैं और वापस चले जाते हैं। जय प्रीति और कीर्ति को रोकता है। प्रीति और कीर्ति दोनों पीछे रुक जाते हैं। वे जय को ग्रीट करते हुए कहते हैं, ग्रीटिंग मास्टर, क्या आपको हमसे कुछ काम था? जय ये सुनता है और अपना सर हिलाता है। इन दोनों बहनों को पता नहीं एक साथ बोलने की आदत क्यों है, या फिर ये बस उसके सामने ही इस तरह बोलती हैं। वह कहता है, कल तुम दोनों को रैंक 2 की पिल रिफाइन करनी है। मैं चाहता हूँ कि अगले 3 महीने में तुम दोनों एक रैंक 3 की अल्केमिस्ट बन जाओ। मैंने तुम्हें जो कल्टीवेशन मेथड दिया है उसके असली चैलेंज रैंक 5 के बाद शुरू होते हैं। वैसे तो तुम्हारे पास अभी काफ़ी समय है और मुझे भी 1 महीने बाद यहाँ से जाना होगा, लेकिन जब तक मैं वापस आऊँगा मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों रैंक 5 के अल्केमिस्ट बन चुके हो। जय के जाने की बात सुनकर वे दोनों लड़कियाँ हल्की सी उदास हो जाती थी। इन दिनों उन दोनों ने अपना पूरा समय जय के साथ ही बिताया था। भले ही वह सख्त था, लेकिन उन दोनों को जय की आदत पड़ गई थी। वे दोनों फिर भी अपने आप को संभालते हुए जय द्वारा दिए गए काम को पूरा करने की ठान लेती है। वे जय को ग्रीट करती हैं और चली जाती हैं। इस वक्त जिस कमरे में लोकेश कल्टीवेशन में था उस कमरे की छत टूटती है और लोकेश आसमान में पहुंच जाता है। वह एक सुनहरी रंग की रोशनी से चमक रहा था और सबसे बड़ी बात उसके पीछे। तो आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहेगा द सुपर वॉरियर ओनली ऑन लिसनर यूट्यूब चैनल पर। आपका स्वागत है द सुपर वॉरियर में एपिसोड 259। इस वक्त सूर्यगढ़ सिटी का सारा आसमान गहरे काले बादलों से घिरा हुआ था जो कि इकट्ठा होते ही जा रहे थे। सिटी में मौजूद सभी लोग पैनिक करने लगे थे जब तक कि एक किंग लेवल के एक्सपर्ट ने उन्हें आश्वासन नहीं दे दिया था। वहीं लोकेश जो कि कल्टीवेशन में था आखिरकार हवा में पहुंच जाता है और सारी सिटी के सामने आता है। वही इस सब का जिम्मेदार किंग लेवल पर ब्रेक थ्रू करने वाला एक्सपर्ट था। वह आसमान में एक सुनहरे रंग की रोशनी के साथ चमक रहा था। लेकिन सिटी लॉर्ड पैलेस में मौजूद दोनों किंग लेवल के एक्सपर्ट, प्रिंसेस और बाकी के एक्सपर्ट इस बात से हैरान नहीं थे। वे हैरान थे लोकेश के पीछे मौजूद उसकी मार्शल सॉल की छाया से, जो कि एक कमांडर ड्रैगन की थी। कमांडर ड्रैगन ब्लडलाइन ड्रैगन क्लैन के वॉरपर्सन की ब्लडलाइन होती है और यह मार्शल सॉल उसे कमांडर ड्रैगन की थी। अगर जय उस ड्रैगन ब्लड की बूंद को लोकेश को नहीं देता तो शायद उसकी सॉल एक कमांडर सॉल होती, लेकिन उस ड्रैगन ब्लड की वजह से उसने एक बहुत ही ऊंची छलांग मारकर एक ड्रैगन कमांडर का रूप ले लिया है। ये ब्लडलाइन बहुत ही ताकतवर और दुर्लभ मार्शल सॉल है। वे सभी इस एक्सपर्ट से मिलने को अब पूरी तरह अपना आपा खो रहे थे। वहीं लोकेश आसमान में पहुंचकर अपने शरीर को देखता है। उसके दिल में बहुत से भाव उमड़ रहे थे। वह एक नॉर्थन किंग कमांडर हुआ करता था जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध इनेट ग्रैंड मास्टर था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि कभी वह उस लेवल को पार कर पाएगा। वहीं वह अपने अंदर हर वक्त कमज़ोर होने की वजह से खुद को कोस रहा था, लेकिन जय ने उसकी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल दिया। अब वह एक किंग लेवल का एक्सपर्ट है और उन लोगों से हिसाब वसूल कर सकता है जो कि लोग उसके परिवार को मारने वालों में शामिल थे। वह जय की दिशा में देखता है। इस वक्त वह पूरे दिल से जय को अपना मास्टर मान चुका था। जय उसकी तरफ बस एक मुस्कान देता है और अपनी उंगली आसमान की तरफ दिखा देता है, जिससे लोकेश अपने इन ख्यालों से बाहर आता है और आसमान की तरफ देखता है। उसकी मार्शल सॉल आसमान की तरफ दहाड़ लगाती है जो कि किसी ड्रैगन की दहाड़ थी और बिजली की दहाड़ों को अपनी औकात में रहने को कह रही थी। लोकेश के चेहरे पर एक मुस्कान आती है और वह कहता है, चलो इस पल का आनंद लिया जाए। ये कहकर वह अपनी सारी एनर्जी को इकट्ठा करता है और एक आखिरी कदम के साथ किंग लेवल पर पहुंच जाता है।
इस ब्रेक थ्रू से एक ऊर्जा की चमक पूरी सिटी में फैल जाती है। साथ ही यह चमक मानो उन बादलों और उस लाइटनिंग को नाराज कर देती है। एक बहुत ही जोरदार बिजली कड़कती है जिसकी आवाज़ से कुछ कमज़ोर लोग बेहोश हो जाते हैं। जय भी यह महसूस कर लेता है, लेकिन अब उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। उसके हाथ में भले ही नहीं था, लेकिन किसी और के हाथ में तो था। इस वक्त सिटी लॉर्ड पैलेस के बिल्कुल भीतरी हिस्से से एक सुनहरी रोशनी तेजी के साथ आसमान में पहुंचती है। वह इस चल रहे कार्यक्रम को देखती है, पर वह इस सब में हिस्सा नहीं ले सकता था। वह एक व्यक्ति था जो कि आज से 25 साल पहले पूरे ईस्टर्न क्षेत्र में ख्याति अर्जित कर चुका था। उसको उस समय के एम्परर तक से प्रशंसा मिली थी। वह सामने देखता है और अपना हाथ लहराता है। वह जैसे ही यह करता है, पूरी सिटी के ऊपर एक आवरण बन जाता है, जिसकी वजह से आवाज़ की तीव्रता कम हो जाती है। लोकेश ये देखकर उस आदमी को शुक्रिया कहता है अपनी एनर्जी ट्रांसमिशन की मदद से। बदले में वह आदमी उसे ऑल दी बेस्ट बोलकर सिटी लॉर्ड पैलेस की उस जगह पर आ जाता है जहां पर प्रिंसेस, सिटी लॉर्ड और वह प्रोटेक्टर खड़े हुए थे। वे उस आदमी को देखकर तुरंत घुटनों पर आ जाते हैं। वहीं प्रिंसेस उस आदमी को ग्रीट करती है, ग्रीटिंग अंकल प्रोटेक्टर। प्रिंसेस इस आदमी को जानती थी। यह उनके एम्पायर के 11 प्रोटेक्टर्स में से एक प्रोटेक्टर हैं और ये एक एम्परर लेवल के एक्सपर्ट हैं। इस संरचना को समझना आसान नहीं है कि एम्परर ही प्रोटेक्टर और एक एम्परर ही राजा, लेकिन आप जल्दी ही समझ जाएंगे। फिलहाल वह एम्परर प्रिंसेस को ग्रीट करता है। वह थोड़ा हैरान था कि प्रिंसेस यहाँ पर क्यों है, लेकिन जब उसे पता चला कि उसके कल्टीवेशन में जाने के बाद क्या क्या हुआ तो वह सब समझ जाता है। वहीं वह इस वक्त आसमान में लोकेश की तरफ देखता है। वह पूछता है, ये योद्धा कौन है? इसकी आभा से मैं ये बता सकता हूँ कि अगर ये एम्परर लेवल का योद्धा होता तो ये तीनों एम्परर की टक्कर में होता। प्रिंसेस और बाकी सब ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। प्रिंसेस पूरे एम्पायर में सबसे जवान किंग लेवल की एक्सपर्ट थी, लेकिन वह अभी उतनी अनुभवी नहीं थी। उसके मास्टर प्रोटेक्टर फ्लोवर फेरी ने उसे ट्रेनिंग दी थी, लेकिन अनुभव उसे ही अर्जित करना पड़ेगा। इस वक्त सिटी लॉर्ड आगे आता है और कहता है, मैं सही से नहीं देख पा रहा, लेकिन मैंने शायद इस व्यक्ति को देखा है। हाँ, याद आया, ये तो जय का सर्वेंट था। ये सुनकर वह व्यक्ति ही नहीं बल्कि प्रिंसेस, प्रोटेक्टर और सभी हैरान रह जाते हैं। यहाँ पर प्रोटेक्टर सिटी लॉर्ड की फैमिली का प्रोटेक्टर है। क्या कहा तुमने नौकर? तुम्हें पक्का यकीन है कि तुम गलती नहीं कर रहे? वह आदमी कहता है, नहीं ग्रेट ग्रैंडफादर, मुझसे किसी तरह की गलती नहीं हुई। पहले मैं उस मार्शल सॉल की वजह से नहीं पहचान पाया था, लेकिन अब मैं यकीन से कह सकता हूँ क्योंकि उसका ऑरा और यह ऑरा बिल्कुल एक जैसा है, बस थोड़ा ज़्यादा खतरनाक है। सिटी लॉर्ड अपनी बात पर अड़े कहते हैं। वहीं प्रिंसेस कुछ और ही सोच में थी। उसे जय नाम पहचाना लग रहा था। जय नाम से उसे वह चेहरा याद आता है जिसने उस वक्त उसकी मदद की थी। खैर, वह इसे किसी को नहीं बताती। इस वक्त आसमान में एक जोरदार बिजली सभी का ध्यान अपनी तरफ करती है। ये बिजली गुलाबी और सुनहरी रंग की थी और तेजी से लोकेश से टकराती है। लोकेश इस सब का सामना बहुत ही खुशी से कर रहा था। वह अपनी मार्शल सॉल से एक पंच का बनाता है और तेजी से इस बिजली पर चला देता है। जब दोनों चीजें टकराती हैं तो एक चमक पैदा होती है और फिर धमाका होता है। कहते हैं ना, प्रकाश ध्वनि से ज्यादा तेज होता है, तो यहाँ पर वही था। इस टकराव के बाद वह बिजली की चमक एक ऊर्जा में बदल लोकेश की मार्शल सॉल से मिल जाती है और वह मार्शल सॉल और भी सघन हो जाती है। यही वजह है कि एक किंग लेवल पर हेवनली लाइटनिंग होती है। खैर, पहले हमले को लोकेश ने बिल्कुल बिना नुकसान के झेल लिया था। ये हमले योद्धाओं के टैलेंट के हिसाब से आते हैं। कोई साधारण योद्धा केवल एक ही हमले का सामना करता है, तो किसी बहुत ही ताकतवर योद्धा को 10 से 12 तक हमलों का सामना भी करना पड़ सकता है। लोकेश पर पहला हमला होने के बाद दूसरी बिजली की लहर आती है और लोकेश फिर से पंच के साथ सामना करता है, लेकिन इस बार उस बिजली के धागे में गुलाबी रंग और सुनहरे रंग के साथ लाल रंग भी था। बिजली की 3 ताकतवर अवस्थाएं होती हैं। सफ़ेद बिजली जो कि साधारण होती है और इस समूह में नहीं है। गुलाबी बिजली, गुलाबी और सुनहरी बिजली का मिश्रण, सुनहरी बिजली और लाल बिजली लगभग एक जितनी ही खतरनाक होती है। इस हमले में भी लोकेश ज़्यादा कठिनाई के बिना खड़ा रहता है। इस तरह के 4 हमलों को लोकेश बिना किसी हथियार के सामना कर लेता है, लेकिन 5वीं बिजली का हमला बहुत ही खतरनाक और मारक आभा से भरा हुआ था। लोकेश बिना किसी लापरवाही के अपना स्पीयर बाहर निकालता है, जिसकी मदद से उसने कई दुश्मनों के सर को काटा था। वह इस स्पीयर की मदद से हमला करता है। वहीं एक स्पीयर उसकी मार्शल सॉल के हाथों में भी प्रकट होता है। 5वीं बिजली की स्ट्राइक लोकेश से टकराती है और दोनों न्यूट्रलाइज हो जाती हैं। फिर वह दृश्य दोहराता है और लोकेश की मार्शल सॉल और भी सघन हो जाती है। वह बहुत ही सघन हो गई थी और उसके अंदर की ताकत भी बढ़ गई थी। लोकेश की हेवनली लाइटनिंग लेकिन अभी खत्म नहीं हुई थी। वह एक ताकतवर हमले के साथ फिर से आगे बढ़ती है। इस बार लोकेश को पीछे हटना पड़ता है। ये हमला उसकी क्षमता से थोड़ा आगे था, लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं था।
उसने अभी तक 7 हमलों का सामना कर लिया था और पता नहीं आगे कितने होंगे, लेकिन उसके चेहरे पर वह दृढ़ निश्चयता साफ नजर आ रही थी। तभी आसमान में गर्जन शुरू होती है और हेवनली कोर्ट के ऊपर उस काले बादलों में एक बवंडर बन जाता है जो कि बिजली से बार बार चमक रहा था। ये बवंडर एक बिजली का बहुत ही बड़ा गोला बनाने लगता है। ये देखकर अब जय भी थोड़ा परेशान हो गया था। अभी तक के स्तर तक लोकेश के केवल एक धागे का सामना करना था, लेकिन अब लोकेश को एक पूरे धागे के गोले का सामना करना होगा। ये उसकी ताकतवर प्रतिभा का भी सबूत था। लोकेश आसमान में ये देखता है और कहता है, मैंने जंग के मैदान में हजारों के आगे हार नहीं मानी, अपनी जिंदगी की हर एक स्थिति में लड़ाई जारी रखी, तो तुम्हारे सामने में क्या ही हार मानूंगा। ओवरलॉर्ड स्ट्राइक, वह ये कहता है और अपने स्पीयर से उस बिजली के गोले पर हमला कर देता है। एक बहुत ही बड़ा भाला हवा में सघन हो जाता है और उस पर एक ड्रैगन की छाया बन जाती है। ये ड्रैगन की छाया और वह स्पीयर तेजी से उस बिजली के गोले से टकरा जाता है, जिससे बहुत ही तेज धमाका होता है और पूरे आसमान में मानो नया सूरज उग जाता है। लोकेश 2 कदम पीछे हट जाता है। वहीं उस गोले की ऊर्जा विघटित होकर लोकेश की मार्शल सॉल से मिल जाती है। ऐसा होने के बाद वह हेवनली लाइटनिंग हटने की बजाय एक और बिजली का गोला तैयार करने लगती है, जो पिछली वाले से भी खतरनाक नजर आ रही थी। ये देखकर लोकेश भी अपने स्पीयर को घुमाना शुरू कर देता है और उस गोले की तरफ करता हुआ ओवरलॉर्ड स्पीयर सेकंड स्ट्राइक, जिससे फिर से एक विशाल भाला तैयार होता है जो कि पहले वाले से थोड़ा बड़ा था और इस बार ड्रैगन भी थोड़ा ज्यादा संघनित था। ये भाला उस गोले की तरफ बढ़ जाता है और जैसे ही दोनों आपस में टकराते हैं एक तेज धमाका सुनाई देता है जो कि उस सुरक्षा कवच में भी हल्की सी दरारें पैदा कर देता है। ये देखकर वह आदमी जो कि सिटी लॉर्ड पैलेस की छत से ये सब देख रहा था हैरान हो जाता है। वह अब इस आदमी से मिलने को और भी उतावला हो रहा था। वहीं आसमान में उस बिजली के गोले के समाप्त होने के बाद फिर से वह ऊर्जा लोकेश की मार्शल सॉल से मिल जाती है और अब वह सॉल पूरी तरह संघनित हो गई थी। सभी के अनुसार अभी हेवनली लाइटनिंग रुक जानी चाहिए, क्योंकि वह मार्शल सॉल अब पूरी तरह कठोर हो गई थी। लेकिन उन सब के अनुमान के विपरीत एक और गोला तैयार हो जाता है। ये सभी से बहुत ही खतरनाक था। इसमें पूरी तरह से लाल रंग और सुनहरे रंग की बिजली के धागे थे। लोकेश भी इसके ऑरा को महसूस कर लेता है और बिना किसी लापरवाही के अपने स्पीयर को घुमाते हुए ओवरलॉर्ड स्पीयर फाइनल स्ट्राइक। इस तकनीक से लोकेश का भाला एक प्रकाश पुंज में बदल जाता है और वह तेजी से उस बादलों के बवंडर बिजली के गोले की तरफ बढ़ता है। इस टकराव में लोकेश की बहुत ही ऊर्जा खत्म हुई थी, लेकिन आखिरकार वह स्ट्राइक उस बादलों को फाड़ती हुई निकलती है और आखिरी बार वह ऊर्जा लोकेश की मार्शल सॉल से मिलती है। उस स्ट्राइक से काले बादलों के बीच एक छेद हो जाता है, जिससे सूरज की रोशनी आने लगती है और धीरे धीरे फिर से दिन हो जाता है। वहीं ज्यादा एनर्जी खोने की वजह से लोकेश बेहोश हो जाता है। वह तेजी से नीचे गिरने लगता है। ये देखकर सिटी लॉर्ड पैलेस पर मौजूद वह आदमी तुरंत अपनी जगह से गायब होता है, लेकिन इससे पहले वह उस आदमी को पकड़ पाता वह दंग रह जाता है। तो आगे क्या होगा जाने के लिए सुनते रहेगा द सुपर वॉरियर ओनली ऑन लिसनर यूट्यूब चैनल पर। आपका स्वागत है द सुपर वॉरियर में। एपिसोड 260। अभी तक हमने पढ़ा कि लोकेश ने अपनी हेवनली लाइटनिंग का सामना कर लिया था, लेकिन ऊर्जा के पूरे तरह खत्म हो जाने के कारण वह अपनी फ्लाइट और शरीर पर से काबू खो देता है और नीचे गिरने लगता है। ये देखकर सिटी लॉर्ड पैलेस का ग्रेट एंसेस्टर उसे पकड़ने के लिए तेजी से आगे बढ़ता है। वह एक एम्परर लेवल का एक्सपर्ट था जो कि आकाश में भी यात्रा कर सकता है, तो उसे पहुंचने में ज़्यादा समय नहीं लगता। लेकिन जय और लोकेश के बीच की दूरी कम होने के कारण जय लोकेश के पास जल्दी पहुंच जाता है। वह अपनी फायर विंग्स की मदद से तेजी से उड़ान भरता है। उसने इस आने वाले व्यक्ति की आभा महसूस कर ली थी। वह कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए वह तेजी से लोकेश के पास में पहुंच जाता है और उसे सहारा देता है। वह भी वहां पर आए व्यक्ति की तरफ देखता है जो कि एक सुनहरे रंग की रॉयल पोशाक पहना हुआ था और उसके सर और दाढ़ी के बाल सफेद हो चुके थे, लेकिन वह व्यक्ति अपने अंदर बहुत ही ऊर्जा भरा हुआ प्रतीत हो रहा था। जय अपनी आइज ऑफ एम्परर की मदद से जांच करता है तो वह पाता है कि सामने वाला योद्धा एक एम्परर लेवल का एक्सपर्ट है। जय ये देखकर हैरान रह जाता है। अगर यह व्यक्ति किसी बुरे इरादे से यहाँ पर आया है तो उन्हें बहुत ही बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। वह थोड़ा बेचैन हो जाता है, लेकिन इन भावों को अपने चेहरों पर नहीं लाने देता। वहीं जितना जय हैरान था उतना ही सामने वाला व्यक्ति भी हैरान था। वह सबसे पहले जय की विंग से हैरान था, जिनकी गति कुछ ज़्यादा ही थी। भले ही जय कितना भी करीब हो, वह एक एम्परर है। अगर वह अपनी पूरी गति से इस तरफ आ रहा है तो भी वह किसी इनेट ग्रैंड मास्टर से पहले यहाँ पर पहुँच जाता। वहीं जब उसका ध्यान जय के कल्टीवेशन लेवल पर जाता है तो वह और भी दंग रह जाता है। ये लड़का तो अभी ग्रैंड मास्टर लेवल पर भी नहीं पहुंचा है। बॉडी एफसी के मास्टर लेवल के एक्सपर्ट कब से उड़ने लगे, ये सबसे पहले उसके दिमाग में आता है। वह जय को देखता है और जय उस देखता है। जय फिर अपनी स्टोरेज रिंग से एक पिल निकालता है और उसे लोकेश के मुंह में डाल देता है। लोकेश ने अभी तक होश नहीं खोया था।
वह इस व्यक्ति के आगमन को समझ रहा था। वहीं अब वह आदमी अपना मुंह खोलता है और कहता है, क्या मैं तुम दोनों का नाम जान सकता हूँ? और बच्चे, क्या ये एक फ्लाइंग स्किल है जिसे आज तक कोई भी सीख नहीं पाया है? जय ये सुनता है तो राहत की सांस लेता है कि शुक्र है कि वह उन पर हमला करने के लिए नहीं आया। वह कहता है, सीनियर, मेरा नाम जय है और यहाँ पर एक सामान्य सा दुकानदार हूँ। ये मेरी दुकान का वाइस लॉर्ड मिस्टर लोकेश हैं। क्या मैं जान सकता हूँ कि आपको क्या काम है? जय जब ये पूछता ही है तभी वहाँ पर पीछे से कुछ और आकृतियाँ प्रकट होती हैं, जिनमें से जय 2 लोगों को जानता था। उनमें से एक थी प्रिंसेस वैशाली और दूसरा था सिटी लॉर्ड शमशेर सिंह। शमशेर सिंह और वैशाली दोनों ही जय को देखकर हैरान हो जाते हैं। वहीं जय भी उन दोनों को देखकर थोड़ा हैरान होता, लेकिन ज़्यादा नहीं, क्योंकि उसे पता था कि इतना सब होने के बाद वे दोनों तो आएंगे ही, बस उसे एक एम्परर लेवल के एक्सपर्ट के योद्धा की उम्मीद नहीं थी। सिटी लॉर्ड जय को देखते हैं, वहीं वैशाली भी जय को देखती है और वे दोनों एक साथ ही कहते हैं, जय। यह आवाज़ निकलने के बाद वे दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और सिटी लॉर्ड कहते हैं, प्रिंसेस, क्या आप जय को जानती हैं? प्रिंसेस सिटी लॉर्ड का सवाल सुनकर जवाब देती हैं, हाँ, जय ने कुछ दिन पहले मेरी मदद की थी। वैसे तुम जय को कैसे जानते हो? ये सुनकर सिटी लॉर्ड सभी को सारी बात बताते हैं और वह एम्परर लेवल का एक्सपर्ट उन सबकी सुनता है। इस दौरान लोकेश की भी काफ़ी ऊर्जा रिकवर हो गई थी। वह जय के सहारे से हटता है। वह तुरंत अपने घुटनों पर आ जाता है और जय के सामने झुकते हुए कहता है, मास्टर, ये सर्वेंट आपकी मदद के लिए हमेशा आपके प्रति वफादार रहेगा और आपके लिए अपनी जान भी दे देगा। वह किंग लेवल पर पहुंचने के बाद बहुत ही भावुक हो गया था। उसने आज तक जिस लेवल पर पहुंचने के केवल सपने ही देखे थे, आज वह उस लेवल पर था और ऐसा सिर्फ जय की वजह से था। वहीं जब सामने मौजूद सभी योद्धा, चाहे वह ग्रेट एंसेस्टर हो या सिटी लॉर्ड पैलेस का प्रोटेक्टर हो या फिर प्रिंसेस, दंग रह जाते हैं। एक किंग लेवल का एक्सपर्ट एक मास्टर लेवल के एक्सपर्ट को अपना मास्टर कह रहा है, ये तो सच में हैरानी वाली बात है। जय लोकेश को वापस से उठाते हुए कहता है, मैंने तुम्हें कभी भी अपना नौकर नहीं माना है। तुम और ये हेवनली कोर्ट बनने के साथ ही मेरा परिवार हो गए हैं और मैंने तुम लोगों को अपने लिए काम करने वालों से बढ़कर अपना परिवार माना है, इसलिए इस सब की जरूरत नहीं है। वैसे भी किंग कमांडर को झुकना शोभा नहीं देता। लोकेश की आंखें हल्की सी नम थी। वहीं जय को पता था कि वह आगे कुछ नहीं कह सकता, इसलिए वह लोकेश की तरफ से ध्यान हटाते हुए कहता है, सिटी लॉर्ड, मैं माफ़ी चाहूँगा, मैंने अपना वादा पूरा नहीं किया। मुझे कुछ ज़रूरी काम आ गया था जिस वजह से मैं नहीं आ पाया, लेकिन अब आप यहाँ पर आ ही गए हैं तो हमारे इस छोटे से घर में आने की कृपा करें। सिटी लॉर्ड ये सुनकर अपने ग्रांडपा की तरफ मुड़ते हैं और कहते हैं, ग्रेट ग्रांडपा, आपका क्या ख्याल है? ग्रेट ग्रांडपा बिना किसी देरी के कहते हैं, क्यों नहीं। इसके बाद जय उन सभी को अपनी उस दुकान के मेहमान कक्ष में लेकर आता है। वहाँ पर आते समय वे सभी आसपास की चीज़ों को देखते हैं। ये दुकान हथियार, मेथड और कुछ औषधियाँ बेचती है। जय और लोकेश, जिसकी अब तक काफ़ी सारी एनर्जी वापस आ चुकी थी, उन सभी को मेहमान कक्ष में ले जाते हैं। वहीं जिस वक्त वे दोनों मेहमान कक्ष में प्रवेश करते हैं, 2 हमस्कल लड़कियां जय के दोनों हाथ को पकड़ खुशी से हिलाते हुए कहती हैं, मास्टर, हमने रैंक 2 की पिल रिफाइन कर ली है। वे बहुत ही खुश नजर आ रही थी, इस वजह से उन्होंने आसपास ध्यान भी नहीं दिया, लेकिन जब उन दोनों का ध्यान जाता है वे दोनों शर्मा जाती हैं और तुरंत जय से दूर हो जाती हैं। जय ये देखकर अपना सर हिलाता है और उन दोनों को एक स्क्रॉल देते हुए कहता है, शाबाश, ये तुम दोनों का इनाम है। अभी जाओ और जाकर मेहमानों के लिए चाय लेकर आओ। वे दोनों तुरंत वहां से भाग जाती हैं। वहीं इस वक्त प्रिंसेस का मुंह थोड़ा सा चढ़ जाता है। वह जय को देखती है और उन दोनों लड़कियों को देखती हैं। वहीं जय उन सभी को बैठने के लिए कह देता है। कुछ ही देर में उन सभी के लिए चाय आ जाती है। जब वे सभी उस चाय को पीते हैं, वे सभी दंग रह जाते हैं। ये चाय जय को उस स्टोरेज रिंग से मिली थी। इसका नाम नो स्प्रिंग नेचुरल टी था। इस चाय का एक पत्ता 100 सालों में पैदा होता है। इसकी बाजार में कीमत करोड़ों स्पिरिट स्टोन से भी ज़्यादा होती है। उन सभी ने इस तरह की चाय को कभी नहीं पिया था। वे इसके एक घूंट से ही स्वाद की दुनिया में खो जाते हैं और ग्रेट एंसेस्टर, जिन्होंने ये चाय अपनी ज़िंदगी में केवल एक बार पी थी, वे इसे पीते ही दंग रह जाते हैं। वे जय की तरफ देखते हैं और अपने दिमाग घुमाने लगते हैं। इस तरह की चाय कोई साधारण इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता था और यहाँ पर जय इसे मेहमानों को भी पिला रहा है। आखिर ये सब हो क्या रहा है? आखिर ये कौन लड़का है? किंग लेवल का एक एक्सपर्ट इसका गुलाम है और इसके बैकग्राउंड के बारे में भी कुछ नहीं पता। प्रिंसेस से इसकी दोस्ती है वॉट दी एफसी के। जय को ग्रेट एंसेस्टर की सोच के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसे उस तरह की चाय का पूरा गोदाम मिला था जिससे वह पूरे 20 सालों तक उस तरह की चाय रोजाना पी सकता है। ऐसा नहीं है कि उसे उस चाय की कीमत नहीं पता थी, लेकिन उसकी नज़र में उसकी कोई कीमत नहीं थी, बस स्वाद का एक जरिया था। खैर, आखिरकार ग्रेट एंसेस्टर से रहा नहीं जाता और वह पूछ ही लेता है, मिस्टर जय, क्या आप हमें अपने बारे में बता सकते हैं? मेरी कोई भी अलग मंशा नहीं, बस हमारी सेंट्रल प्लान्स की दुनिया से थोड़ा खींचातानी लगी रहती है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या आप वहाँ से हैं?
जय ये सवाल सुनता है और अचानक से शांत हो जाता है। उसे लगता है अब जवाब देना ही होगा। वहीं सिटी लॉर्ड भी यह जानना चाहता था। जय अब बाबा के पास जाता है और उसके द्वारा इकट्ठी की गई सारी जानकारी को पढ़ता है। ये वक्त था जय को एक बहुत ही जोरों का झटका शांति से लगने का। ये झटका इतना तेज था कि जय को हेवनली लाइटनिंग का झटका भी कम लगने लगता है। वह कभी सोच भी नहीं सकता था कि वह इतने बड़े अंधेरे में होगा। वह जब बाबा द्वारा इकट्ठी की गई जानकारी को पढ़ता है और सेंट्रल प्लान्स में मौजूद ताकतों के बारे में पढ़ता है तो वह पाता है कि वहाँ पर एक सिंह फैमिली संस्था है। ये उसके लिए हैरानी की बात नहीं थी, बल्कि हैरानी की बात ये थी कि वह किसी और जगह पर नहीं बल्कि उसी की दुनिया के एक अलग सुपर कॉन्टिनेंट पर है। उसे और जानकारी मिलती है तो वह पाता है कि इस दुनिया में स्पिरिट कॉन्टिनेंट के अलावा 5 और कॉन्टिनेंट हैं। उन सभी के बीच में एक उन सभी के मिलाकर क्षेत्र से ज़्यादा बड़ा एक क्षेत्र है जिसे सेंट्रल प्लान्स के नाम से जाना जाता है। ये जगह पूरे लोक पर सेंट्रल प्लान्स के नाम से जाना जाता है। खैर, ये इस कॉन्टिनेंट का ईस्टर्न हिस्सा है और ये इस सब के बारे में ज़्यादा नहीं जानते, केवल ताकतवर लोगों को छोड़कर। वहीं सेंट्रल प्लान्स में मौजूद सिंह फैमिली के इस कॉन्टिनेंट के साथ भी व्यापारिक संबंध हैं और इस पूरी दुनिया में 5 सबसे बड़े साम्राज्य हैं जिनमें से उसके स्पिरिट कॉन्टिनेंट का साम्राज्य है। खैर, वह इस सदमे को लोगों के सामने नहीं आने देता है और एक जवाब तैयार करने लगता है। ठीक है, तो इसमें मुझे कोई परहेज नहीं। मेरे माता पिता सेंट्रल प्लान्स की एक बहुत ही ताकतवर संस्था के मालिक थे, लेकिन आज से 20 साल पहले मेरे जन्म के बाद उन्हें उनके ही साथियों ने धोखा दे दिया था, जिस वजह से मेरे दादाजी के पास रहने के लिए आ गए और मुझे उनकी देखरेख में छोड़कर चले गए। दादाजी ने मुझे उनके बारे में पूरी तरह तो नहीं बताया, लेकिन इतना बताया है कि अगर मैं उनसे मिलना चाहता हूं तो मुझे बहुत ही ताकतवर बनना होगा। जब वहां पर मौजूद सभी व्यक्ति ये बात सुनते हैं तो वे दंग रह जाते हैं। सेंट्रल प्लान्स में एक्सपर्ट सेंट्रल प्लान्स में उनके जैसे योद्धा हर एक छोटे संगठन के पास मौजूद होते हैं और यहाँ पर जय कह रहा है कि वहाँ के एक ताकतवर दल के मुखिया थे। ये बात हैरानी वाली नहीं थी तो क्या थी। ग्रेट एंसेस्टर की समझ में आ जाता है कि उसे जय के साथ अच्छे संबंध बनाने ही होंगे। वह कुछ कहने के लिए आगे बढ़ता ही कि बाहर से एक आवाज़ आती है, क्या यहाँ पर कोई मौजूद है? तो आगे क्या होगा जाने के लिए सुनते रहेगा द सुपर वॉरियर ओनली ऑन लिसनर यूट्यूब चैनल पर।